बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट ने, बहुत ही ज़बरदस्त फ़नकार ने, बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार ने हमें ज्वाइन किया। जी हाँ, अदाकार का मतलब है बाकायदा अदाकार, जिसे कहते हैं ना, एक्टर। वाह। और एक ऐसा एक्टर जो स्टार भी है और एक्टर भी है। हम तो उन्हें स्टार मानते हैं और वो स्टार है अपनी अदाकारी की वजह से, अपने तनव्वो की वजह से। पाकिस्तान में ड्रामा, जब टेलीविज़न का ड्रामा ख़ास तौर पे शुरू हुआ थिएटर के बाद, तो जो पहली लॉट थी, पहली जो लीग थी हमारे फ़नकारों की, जिनमें बड़े बड़े लेजेंड्स थे, आबिद अली साहब थे, फिरदौस जमाल साहब अल्लाह ताला उन्हें कायम रखे, तलत हुसैन साहब, शकील साहब, दीगर जो इस पाए के आर्टिस्ट थे जिनके काम में तनव्वो नज़र आता था, अदाकारी आपको नज़र आती थी, परफॉर्मेंसेस नज़र आती थी। तो जो दूसरी लॉट आई पाकिस्तान टेलीविज़न की, ये उस लॉट का हिस्सा है। और शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिसने पिछले 30 साल में इस लॉट में, जिसका ये हिस्सा है, इतने तनव्वो के साथ, इतनी वर्सटिलिटी के साथ जिसने काम किया हो। फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, हर जगह इन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं नय्यर एजाज साहब। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज को तमाम हुकूक हासिल है, यहाँ तक कि हमारे झंडे में सफेद रंग भी इन्हीं के लिए दिया गया। अगर अदालत में हमारी पेशी हुई तो अगली बार गाल तेरा होगा। मैं आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहता जैसा कि मेरा स्टाइल है। ये क्या बकवास कर रहा है? You want to sabotage the whole narrative of Indian government? जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता वो नहीं जीता। पूछना तो बनता है। वाह, वेलकम टू द शो नय्यर। अस्सलाम वालेकुम। वसी शाह साहब, द ग्रेट। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। एक तो आपके साथ बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई जी। और मैं भी 22 साल का हूँ और आप भी 22 साल के हैं, तो मज़ा आ रहा है। दो यंगस्टर आपस में बातें करेंगे। क्या बात। मैं तो 22 का हूं कि नहीं हूं, आप 20 के हैं। रहना चाहिए सर, जिंदगी में अपने दिल को और अपने दिमाग को 20 साल का ही रखना चाहिए ताकि चीजें अच्छी अच्छी करता रहे। अब बंदा क्या करे, दिल और दिमाग तो हो जाता है, जिस्म साथ में। चलो एक्सरसाइज करके बना लेते हैं अपने आप को। अच्छा, कैसी बात है, 20 साल के हैं लेकिन इन्हें मैन ऑफ 1000 फेसेस कहा जाता है। जी 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 देख जी। ये मुझे नबील भी एक दिन कह रहा था, कहने लगा यार मैं जदों भी मिलना नैयर अपना को नवा रूम दिखा देता है। ऑन अ लाइटर नोट, नबील ने ऐसी कोई बात नहीं की, और जो कैफी साहब ने जो बात की है, जो स्क्रीन पे भी नजर आया। क्या बात है यार नैयर भाई, इतनी वैरायटी, हर मर्तबा नए रूप में आना, नए गेटअप के साथ आना, नए किरदार के साथ आना, नई टोन के साथ आना, नई उसकी बॉडी लैंग्वेज और नए उसका मैनरिज्म अडॉप्ट करना, यार बहुत ही ये क्या बात है। मामूली है। और इसमें मैं, हम चूँकि इसी शोबे के लोग हैं, आप तो बहुत ही खैर सीनियर हैं, मगर हम जो आपके बाद वाली लॉट जो लिखने के लिए आई, और उसमें एक और ख़ास बात यह है कि मैं ज़रा बारीक बात आपसे करूं कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली ना आप गेटअप्स का या लाउड मैनरिज्म का सहारा नहीं लेते। होता ना कि मिसाल तो मूछे बहुत वो कर ली, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। लाइट गेटअप के साथ हर मर्तबा एक नयापन, ये कैसे कर लेते? शाह साहब, एक बात तो ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, उसको मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया है, आगे क्या करना है, उसके लिए मैं सोचता रहता हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इतवार बाजार भी चला जाता हूँ, मैं सड़क पे भी बिल्कुल ऐसे चला जाता हूँ, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जब लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ से आपको बहुत से कैरेक्टर्स मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सी टोन्स मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन आती है। अभी आपने यहाँ सिविक ड्रामे का एक वो देखा था, तो उसमें मैं एक हिंदू का वो रोल कर रहा था। I was sure about that. ये रही फोरेंसिक रिपोर्ट। Wait, ये क्या बकवास कर रहा है? You want to sabotage the whole narrative of Indian government? तो मैंने ऐसे टिकटॉक देख रहा था, तो उसमें एक हमारे पड़ोस मुल्क का एक मिनिस्टर जो था,
वो इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी फेस की जो मूवमेंट है, वो ये आदमी है तो उसकी फेस की ये थी, ये उसकी आवाज के साथ अब जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर इसमें तो ये अब ये इसके साथ मैच कर रही थी। कितना फ्लेक्सिबल है आपका फेस। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है, अलग बड़ा सर अभी जो आपने एक्सप्रेशंस दिए थे, इसमें और कितनी आप वैरायटी दे सकते हैं? हाँ, इसमें बड़ी सी वैरायटियाँ आ सकती हैं। जैसे मैंने अभी ये कहा था कि जमाने की सारी फैसलों से अगर यही सब कुछ होगा तो फिर इसके बाद तो कुछ और भी होगा ना। जमाने के फैसलों में अगर ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी तो कुछ होगा। जमाने के फैसलों में अगर ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा। अगर मैं कह दूं कि जमाने के फैसलों में ये होगा तो इसके अलावा भी कुछ तो होगा ना। अगर मैं ये कह दूं कि जमाने के फैसलों में ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा। अगर जमाने के फैसलों में ये सब कुछ होगा तो इसके अलावा भी कुछ होगा ना। वाह वाह। और अगर बगैर डायलॉग्स के आपको बहुत कुछ कहना हो, अब बिग क्लोजअप हो, तो क्या कहेंगे? वाह, क्या कहना। शाह साहब, आप जैसा कंपेयर ये मुश्किलों में डाल सकता है। आपने जो कुछ कहा है, मसला है कि बाज़ औक़ात हम वो डायलॉग में लिख नहीं सकते। जो कुछ तो कहा है। क्या ज़रूरी है कि रेडियो की तरह हर बात कही जाए कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं खुश हो रहा हूँ, अब मुझे मोहब्बत हो रही है, अब मुझे नफरत हो रही है, मुझे? सर, उसकी वजह ये हो रहा है कि सबसे पहले ये काम उस वक्त बहुत अच्छा होगा जब बिहाइंड द कैमरा फ्रंट ऑफ द कैमरा जो बंदा है उससे ज़्यादा ज़हीन और उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, तो फिर तो चीज़ें बहुत अलग से। जिस ऑब्जर्वेशन की आपने बात की वो उसके पास सारी होनी चाहिए। उसके पास वो ऑब्जर्वेशन हो कि मैं जिस आदमी को ले रहा हूँ, क्या वो ये मैं उसको उससे ही वो काम ले सकूँगा। मैंने देखे। हाँ, तो फिर तो मज़ा आएगा। अब होता ये कि आप खुद ही, जैसे अभी आपने वो देखा एक फिल्म में घबराना नहीं, उसमें एक साहब है जो अब फौत हो गए थे, उनके साथ जब बातें हो रही थी दुबई में, जब मैं हम लोग उनका काम करने गए तो मैं देख रहा था, एक दिन मुझे ऐसे अचानक कैसे हुआ, मैंने कहा यार ये कुछ करता है, ये क्या करता है, इसको पकड़ यार जरा। तो मैं बैठ के उसको, अब मैंने उसको फोकस कर लिया, तो वो एकदम उस पे कोई एक चीज आती थी तो वो एकदम ये होता था, एकदम ये हो जाता था। जस्ट एक ही चक्कर है भाई। फिर उसको ज्यादा ऑब्जर्व किया तो वो पता चला कि जब उसको गुस्सा आता है तो वो ऐसे ही हो जाता है, जब गुस्सा चला जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो सेकंड में करता है। कैसे हो जाता था? तो पहले इसकी दांत ले, छोड़ दे, लोगों को इसका मजा लेने दे। यार क्या बात है यार, क्या आर्टिस्ट हैं आप। वाह 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 यार, अदाकारी क्या चीज है। आप देखें यार कि आर्टिस्ट अपने एक एक्सप्रेशन की तब्दीली से पूरा अफसाना जो है वो बयान कर देता है। क्या बात है। थैंक यू सर। उसकी वजह ये है वसी भाई कि आज 30 साल गुजरने के बावजूद भी काम से जो लगन है वो उसी तरह से, चीज़ें उसी तरह से क्रिएट कर रहा हूँ यार। जैसे अभी मौला जट आप देखेंगे तो उसमें मैं गया था 3 सीक्वेंस के लिए, ठीक है। और बिलाल अशारी का बहुत शुक्रिया, उसने मेरा इंतज़ार भी किया। मैं आया गेटअप करके, जब मैं उसके सामने आया और जब मैंने आके उसके साथ यही बात की थी, मैंने कहा यार ये नतों का वो आदमी है जग्गू जो 50 गांव वाले इससे डरते हैं और ये हर जगह जाता है तो खौफ फैलाता है। मैंने कहा अगर मैं आके वो पंजाबी फिल्मों वाली लाइनें बोलूँगा तो इसका तो कोई खौफ ही नहीं होगा उसके ऊपर। तो उसने कहा यार सर ये तो बात अच्छी है। मैंने कहा आप आए और वो लड़की को देख के सिर्फ एक लाइन बोली थी कि सदके। तो
उसके बाद वो सारा एक्सप्रेशन आना और जाना और उसको मौला जट को देखना, तो सर उसके बाद उसने खुद ब खुद सारे सीन बना के तो उसने वो वाइंड अप वाला भी मुझे दे दिया कि नहीं सर ये आप ही करेंगे, इस तरह तो हमने तो सोचा ही नहीं था, ये तो रोल ही कुछ और। तो वो वजह ये है कि जब आपकी डेडिकेशन कायम है, आप काम के साथ सिंसियर हैं, सोच रहे हैं उस पे, और आप नई-नई उस पे चीजें सोच रहे हैं, फिर वो और फिर आप मदद रब की मांग रहे यकीनन हैं, वो तो तो फिर उसके बाद तो बरकतें ही बरकतें हैं। बहुत अच्छे। ये आपका भी जो लॉर्ड थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया में, जैसे हम सबको एक ऐसा एक्टर था जिसका नाम दी मार्लन ब्रांडो साहब है, उन्होंने हिला के रख दिया था। जो कैरेक्टराइजेशन वो करते थे, जो चीज़ें वो करते थे, कहाँ उनकी छोटी सी वॉइस और शेक्सपियर का ड्रामा बोल रहे हैं एक जगह पे, कहाँ छोटी सी वॉइस में वो गॉडफादर बन के आ गए हैं, और क्या छोटी सी वॉइस में वो कहीं शरॉफ बने हुए हैं, कहीं क्या किया हुआ, कहीं क्या किया हुआ। तो उनको देख के जो है ना अपने अंदर एक चीज़ आई कि यार वाह, ये क्या चक्कर है, वैरायटी भी हो सकती ये वैरायटी कैसे है। फिर कमल हसन को देखा कि वो किस तरह आ रहा है। अच्छा, मैं हमेशा उस काम को जरूर देखता हूँ जिससे मुझे कुछ सीख मिले। मैं वो काम नहीं देखता जिस पे मैं क्रिटिसाइज करूँ, वो मैं हट जाता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, आज जो भी ड्रामा जो भी चल रहा है मैं नहीं देखता, इसलिए कि मैं बैठ के किसी की बुराई क्यों करूँ। ना मुझे शौक है, बुराई करने का शौक नहीं है, सिर्फ अपनी इस्लाह करते रहने का शौक। ये जो नई लॉट आई है, इसमें कमल हसन जैसा कौन सा एक्टर है पाकिस्तान में? चलो अल्लाह करे आ जाए, दुआ जरूर करनी चाहिए सर। वहाँ उनमें से आपको कमल हसन ज्यादा पसंद है या कुछ और लोग भी हैं? रणबीर कपूर, उसमें वो चीज़ है जो, और कमल हसन साहब जरा अब है, लेकिन वहाँ का एक एक्टर और है, उसका नाम है विक्रम चियान। अच्छा, चियान विक्रम, हाँ जी हाँ जी। वो आई फिल्म में था, वो तो यार पूरा फिगर ट्रांसफॉर्म करता है वो, बिल्कुल, और कैरेक्टर में वो डिफरेंट आता है। वो भी कमल हसन साहब के बाद उसका भी वहाँ के तमिल सिनेमा में बड़ा वो है। और इसी तरह अभी मैं शान साहब की एक फिल्म है, उसमें मैं एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर, शान की डायरेक्टर शान साहब है, लिख भी वही रहे हैं, तो उसमें एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। वो ये आदमी है कि वो अपने घर आता है और उसकी बीवी जब आती है बाहर से, तो वो जब उसके करीब बढ़ता है और पीछे हट जाता है, वो कहता है यार आज तुम्हारी स्मेल में, आज से 1 महीना हो गया, तुम्हारी स्मेल में एक मेल स्मेल शामिल हो गई है। अच्छा, और ये जो मेल स्मेल है ये कैल्विन क्लाइन ऑब्सेशन है। मैं तो लगाता नहीं, तुम्हारे पास है नहीं, तो कहाँ से आई? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है, तो चलो आज मैं तुम्हारी लव स्टोरी का भी ना वो निकाल देता हूँ कि तुम किधर वो कर रही हो। और उसके शर्ट से एक वाइट बाल निकालता है, कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ये जिस आदमी के साथ तुम्हारा चल रहा है इसके वाइट बाल है। फिर वो कागज उठाता है, पेंसिल उठाता है और उसका स्केच बनाता है, कहते ये वाह, ये आदमी है जो एंड में वो जो मेन विलन है, फिर उसको जाके पकड़ लेता है यही आदमी। तो तय ये हुआ कि कुछ भी चल रहा हो अच्छे परफ्यूम से गुरेज करना चाहिए। Stay with us, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर एजाज साहब, अपनी परफ्यूम तमाम वाले। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ है और क्यों ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं नैयर एजाज साहब, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है रिजा साहब। और रिजा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस बदले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जादूगर बन गए हो। बिल्कुल। कबूतर निकालेंगे? नहीं, इस बार इस संदूक से मैं भूल गया हूं क्या निकालना है। कुछ ना कुछ निकालूंगा। मेरा मतलब कि इस बार संदूक से मच्छर निकलेगा और आपको डेंगू भी नहीं होगा। 1 मिनट जगह लेने दो, आप उठाओ। इस हार से मुझे अपनी जवानी याद आ गई। जब मैं 18 साल का था वसी साहब। जवानी से हार पाने से वसी साहब,
जब मैं नया नया जवान हुआ, कहूँगा नहीं कि 18 साल का हुआ, फिर ये कोई जुगत मार देगा, नहीं सर। तो मुझे इश्क हो गया। अरे और उस इश्क में ये हुआ कि जी पहली मुलाकात करनी है, तो उस मुलाकात में क्या दिया जाए। तो मैं घर में चीज़ें ढूंढ रहा था, तो मेरी बहन का इस तरह का एक हार मुझे मिला। तो मैंने वो हार माजरत के साथ चोरी कर लिया और जाके उसको दे दिया। और बदकिस्मती से वो जिससे इश्क हुआ था वो हार पहन के एक शादी पे आ गई, वहाँ मेरी बहन भी थी। ओए और मेरी बहन इधर उधर देखे और उस हार पे नजरे जाए, वो कहे कि जी ए तेन कितने को मिले, मैं बाजारों खरीदिया। तो बाद च घर आके फिर मेरी भैन ने अब्बा जी ने दसिया, फिर काफी सिकाई हुई मेरी। कोयटा का वाकया ਇਹ ਕੋਇਟਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो फिर उनसे आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हाय, जिससे बस इश्क हुआ? ये कुछ अलमियत है। उस दौर में इश्क होते थे, अच्छा, सिंसियरिटी नहीं थी मेरी तरफ से। तो बहुत बेवफा हर जाई आदमी आप। नहीं हाँ मतलब रोल भी ये- ऐसे ही किए हैं आपने माशाल्लाह। हाँ, वो मसला ये होता था कि मैं जरा सेंसिबल आदमी था, तो मैं ये देख लेता था कि यार शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो ख्वाहिशात फीमेल की होगी, वो मेरी तरफ से पूरी ना हो सकी, तो बजाय जुतियां खाने तो नाच जाओ, तो मैं दौड़ जाता था। और दिल की जो कैफियत थी वो इतनी इज़्तिराबी होती थी कि हर लम्हे कोई ना कोई चेहरा पसंद आ जाता था। तो उसमें यह था कि फिर चंद लम्हों की मोहब्बत के बाद खत्म हो जाती थी। 3 दिन जोर का इश्क चढ़ता था, फिर बुखार उतर जाता। सबसे ज्यादा कितने दिन आपका इश्क चला? सबसे ज्यादा एक के साथ चला यार, वो कोई 7 साल चला था। अच्छा अच्छा। तो उस 7 साल का भी अंजाम बड़ा बुरा था कि अब्बा जी कोयटा में बीमार हो गए और मैं उसको बताए बगैर यहाँ से चला गया। और वहाँ जाके जब वेक्टर बन के मैं वापस आया, तो वो 3 बच्चों के साथ गली में खड़ी थी और उसको देख के तो सिवाय आह भरने के मैं कुछ भी ना कर सका। आज भी मुलाकात होती है तो दूर से देख के मैं फिर वो रास्ता चेंज कर देता हूँ कि नहीं यार, इस रास्ते पे नहीं जाना। और बेगम साहबा को बताया आपने? आज पता लगे? हाँ, बेगम साहब को पता है और अल्लाह का इतना शुक्र है, इतनी अच्छी नेचर की और इतनी अच्छी बीवी मिली। वो माशाल्लाह बट कश्मीरी हैं, तो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर है और जिंदगी के दिन बड़े अच्छे गुजर है। कभी ताना वाना नहीं मिलता साहब? नहीं। अच्छा। वो उनको समझ आ गई कि शादी के बाद सीधा हो गया। अच्छा। हालांकि सीधा नहीं होना। तो इसका मतलब आपने अरेंज मैरिज की थी? हाँ बिल्कुल, ये आप आज के दौर में मेरी माँ ने पसंद किया, रिश्ता हुआ, मैंने ना उनको देखा ना उनसे बात की, और मैंने माँ से एक कहा था कि मैं कहा माँ तेरा एडा रंगीन मिजाज मुंडा कितने माठी हुई तो मैं दौड़ जाऊँगा शादी हाल तो। लेकिन जब वो माशाल्लाह एंटर हुई तो मैंने कहा यार मेरी माँ की चॉइस अच्छी है। अच्छा, वाह, नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर अभी आपने अपने साबका माशके का बताया, तो अगर आपकी वाइफ की भी कोई ऐसी बात आए तो? ओए 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 अल्लाह ओए खैर, ओए, क्या बेटा की है एकदम। ना आज की नस्ल जड़ी है ना, इन्होंने सवालात देखो यार नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। देखो वो भी मेरी तरह के इंसान है और देखो मर्दों को भी आप गुरेज ही करना चाहिए। हाँ, औरत का भी दिल है, अगर वो उसकी भी आंख किसी पे टिक रही है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मेरी 100 जगह टिक के भी वो मेरी जीवन साथी है, उसकी भी अगर कहीं टिकी है तो वो मेरी जीवन साथी है। तो मैं शाह साहब जब शादी हुई तो मैं ना अपना मोबाइल घर छोड़ के शूटिंगों पे चला जाता था। तो मेरी बीवी ने 6 दिन के बाद मुझे कहा कि मैंने कोई शक नहीं है, ले जाओ, इसलिए कि तुम बेहतरीन जिम्मेदार आदमी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाते हो, तो मैंने कोई एहो जिहा कोई शक नहीं। फिर जो उन्होंने गाड़ी में मोबाइल रखा था वो बेच दिया। ये कहानी किसी वापस ये जो माजी तो सबका होता है, हो सकता है ना, बिल्कुल। लेकिन ये बात बच्ची ने बड़ा अहम सवाल किया इस हवाले से कि माजी साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मगर मर्द उसका जगह जगह जिक्र करता है और अहलिया साथ भी हो तो वो उसका एक तरह से प्राइड ले रहा होता है ना, और ये सोचे से बगैर कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। ये सवाल सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। और सर मैं प्रोग्राम, उसका भी तो एक दिल है, वो भी तो वफा चाहती है। इस प्रोग्राम्स में आके तो मैं ये इस तरह की बात कर देता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने किसी अमल से
किसी वजह से मैं अपनी बीवी का दिल नहीं दुखाता, ऐसी बातें ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो मुझे शुरू से ये था, बाहर की चकाचौंध को मैं जब सेट से निकलूंगा तो वो चकाचौंध भूल जाता हूँ। घर आता हूँ तो क्या है, घर आके आपको एक ऐसी बीवी मिल रही होती है जो आपके शूज़ भी उतार रही है, जो आपके कपड़े भी आपको दे रही है, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। फिर सर यही सवाल अगर रिदा दोबारा करे कि आपने भी कभी बेगम के शूज उतारे, तो करेगी, मुझे मैं बता रहा हूँ करने वाली इसी किस्म के सवाल करती है। यार वो तुम्हारे सवाल तो बचकाना है। औरत की बात है तो साथी भाई पार्शियलिटी क्यों है सर? नहीं, पार्शियलिटी तो कोई नहीं है। हस्बैंड- अगर उनको जूती कोई तंग कर रही है तो मैं उतार देता हूँ। एक कनेड दी पड़ी कुड़ी जड़ी है ना, ऐसे करके शोई चाहिए हर वो सवाल करे जिदा जवाब ना होवे। ना होवे। नहीं, देखो दोनों तरफ से अगर बीवी आपके साथ बहुत अच्छी जा रही है तो एक समझदार मर्द जो घर को चलाना चाहता है, जो घर को बसाना चाहता है, घर में खुशियां देखना चाहता है, तो फिर वो अपने तौर तरीके उसके साथ चेंज कर देता है। अच्छा, मेरी बचपन से आज तक घर में मेरी कभी शिकायत नहीं की, और मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरे बहन भाई, वो सब इस बात पे हमेशा खुश होते थे कि यार ये घर में ना इसकी कोई शिकायत नहीं आती। तो तय हुआ कि ना भी चुभ रही होगी तो उतार देंगे। हाँ, उतार दूंगा, कोई इसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं। या कैसी हरकत हो जाए तो भाभी खुद उतार देंगे। नहीं, बात तो ये है ना, वो नौबत नहीं आन देता ना मैं कि जूती उतरे। सर क्या कहना आप तो स्वीट किस्म के हस्बैंड लग रहे हैं। हाँ हाँ, आप दोस्त हैं। मेरी माँ का एक बड़ा, मेरी माँ बड़ी मतलब थे तो वो गाँव के, लेकिन यार बड़ी सेंसिबल बात करते। बड़े वाइज लोग होते थे और होते हैं जी। जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक इश्क में गिरफ्तार था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज समझाई। उन्होंने कहा, पुत्र बीवी हो जिन्नू तेरी पै जाए, वाह। बीवी हो नहीं जिदी तेनू पै जाए। ये बात मेरे ज़हन में ऐसी आई कि मैं कहा बस बीवी जिन्नू मेरी पै जाए तो उन्होंने मेरी पई रहती है। अच्छा, तो आप मोहब्बत से देखते हैं तो वो शर्मा जाती है। हाँ, आज भी और कभी खफगी से एक दूसरे को देखें दोनों? खफगी से देखने से ये होता है कि जब उसको गुस्सा आता है तो मैं चुप करके बाहर निकल जाता हूँ। हाँ, फौरन मैं निकल जाऊँ दूसरे कमरे में जाके बैठ। इतना बड़ा विलन है। हाँ, वो नहीं यार, वो नहीं। और कभी कभी डांट भी देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। और वो आपको डांट देती हैं? हाँ, अच्छा, बहुत बेहतरीन क्रिटिक है जी। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो मनाते कैसे? यार मनाना बस ये होता है कि हमारी दोनों की नाराजगी जो है ना वो 12 मिनट से ऊपर हो नहीं सकती। और 12 मिनट के बाद उसको होता है अच्छा मैं वो चाय बना लिया वहाँ। एग्जैक्ट 12 मिनट का क्यों आपने जिक्र किया? वो मतलब अक्सर ऐसे ही होता है, 12 मिनट बाद ही बस फिर बकायदा कैलकुलेट किया? हाँ, कैलकुलेशन में यही होता है कि हम लोग इससे ऊपर हम नाराज हो नहीं सकते। वाह, क्या कहना। आपके भाई थे ना रियाज साहब भी? रियाज साहब, और रियाज साहब बड़े थे? रियाज साहब मुझसे कोई 14 साल बड़े थे। 14 से बड़े थे। सलामत अली खान साहब? सलामत अली खान साहब जो हैं वो मुझसे 16 साल बड़े थे। 16 साल बड़े हैं। 16 साल। माशाल्लाह। और आप सबसे छोटे हैं? नहीं, मुझसे छोटा एक और। टोटल कितने भाई हैं? हम यार 7 भाई थे, जिसमें से हम 3 रह गए, बाकी बेचारे फौत हो गए। रियाज साहब तो बहुत अर्ली उसी जमाने में। हाँ, 38 ईयर्स में 20-25 साल हो गए शायद। 25 बरस। 25 बरस हो गए। 25 बरस हो गए। तो ये आपका घराना म्यूजिक का घराना था? हमारा घराना ये था कि मेरे वालिद साहब चूँकि वो रेडियो पाकिस्तान में एज म्यूज़िक प्रोड्यूसर के थे, और वो म्यूज़िक से उनको शगफ था। उन्होंने फिर अपने मेरे जो भाई हैं सलामत अली साहब, उनको म्यूज़िक की तरफ डाला और वो चले गए कराची, कोयटा से मेहदी हसन साहब के पास, फिर वहाँ से वो करते कुराते लाहौर आ गए। वो रियाज साहब भी वायलिन बहुत अच्छा बजाते रियाज थे। साहब यार वो गॉड गिफ्टेड थे। हाँ। कि अगर उन्होंने कोई साज ऐसे कोई बजा रहा है, वो देख रहे हैं तो उसके पास वो बजा देंगे। और कोई गा रहा है तो वो सारा काम वो कर लेते। और एक्टर भी बहुत अच्छे। एक्टर ऐसे कमाल, क्या बात है। तो वो हरफन मौला था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मतलब रियाज भाई के अंदर भी टैलेंट था, उन्होंने तो नाम दबा के कमाया, वो स्टार भी बन गए, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी छुट्टी रखी थी। सलामत भाई था जो बहुत ही आला गाते थे, लेकिन उनको स्टारिज्म का कोई शौक नहीं। आज वो माशाल्लाह अमेरिकन हो गए, अमेरिका में। अच्छा, मैं हमेशा एक बात पे हैरान होता था, जब मैं काम करता था तो मुझे रियाज भाई भी कहते थे यार सारा कुछ तेनू ही मिलना है। हाँ। जब मैं हैरान हो जाता मैनू मिलना, मतलब कि वो यही सलामत भाई भी कहते यार हूँ तू
अच्छा साहब साहब है मूडी, उनको राजी करने के लिए किसी काम के लिए बकायदा राजी करना पड़ता है। उनका जो सबसे खूबसूरत जो जिस बात पे मैं बहुत ज्यादा अपने भाई पे प्राइड फील करता हूँ, उन्होंने आमियाना काम कर नहीं कभी, यस यस, वो गिरा हुआ काम है ही नहीं यस उनकी यस तरफ। यस। वैसे भी आपकी भी तो गजल गाई थी सलामत साहब ने, लिबास। जी 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 जी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें गाई, मगर वो बहुत ही हाँ जी, हाँ जी, सुपर डुपर। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है। लिबास का था एक ड्रामा और आपका था ताल्लुक। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा। हाँ, ताल्लुक में रूबीना शेफ साहब मेरे साथ थी। लिबास में आपने एक और कैरेक्टर किया था, वो जो और आपने बताया, तो ये ताल्लुक में मैंने ये किरदार किया था कि एक खातून जो अपने बच्चे शौहर छोड़ के चला जाता है, वो बच्चे को पालती है, उसको बोर्डिंग में डाला हुआ है। तो वो फिर उसकी शादी एक समझदार बंदे से हो जाती है, मेरे साथ हो जाती है, और हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो बच्चा आता है, तो वो फिर मेरा घर छोड़ के अपने घर में उसको लेके जाती है और उसको बताती है कि जी मैंने शादी कर ली है, वो मेरा शौहर है। तो वो बेटा उससे अनॉयड हो जाता है, लड़ाई झगड़े करके वो घर से निकल जाता है। और फिर जब इसको पता चलता है, ये जाता है उसको जाके समझाता है, उस बच्चे को समझाता है कि यार देखो, तुमको वो बेचारी बोर्डिंग में पढ़ा रही है, कमाई करके तुम्हारे पे मेहनत कर रही है, और आज जब तुम्हें इतनी सी बात पता चली है तो तुम खुदगर्ज होके सिर्फ अपना सोच रहे हो, अपनी माँ का नहीं। और लेजिटिमेट रिलेशनशिप है ना। हाँ, दीन ने कहा, मुआशरा उसकी इजाजत देता है, एक निकाह की इजाजत है। तो आप अब तुम सोचो कि तुम्हारा जब तुम तालीम हासिल करके आओगे तो तुम अपनी शादी कर लोगे, तुम अपनी बीवी के साथ रहोगे या माँ के साथ रहोगे? तो उसके लिए तो तुम सिर्फ टेंशनें क्रिएट कर रहे हो, ना कि तुम उसके लिए आसानी पैदा करो। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर उस लड़का रियलाइज करता है और वाइंड अप में वो आके तो मेरा और खुद अपनी माँ का हाथ मेरे हाथ में देखे तो वो खुद पढ़ने के लिए चला जाता है। वसी साहब, ये जो आपने माशाल्लाह, हालांकि काफी साल पहले की बात है, बैक इन 2006-7, हाँ तकरीबन यही था। हाँ, उस वक्त ये बात इन्होंने की है जो कि आज भी नहीं हो रही। हाँ जी, हाँ जी। मसला ये हो रहा है कि हम लोग अपने मुआशरे के साथ, अपनी चीज़ों के साथ उस तरह कनेक्टेड नहीं है। हर चीज़ उड़ती जा रही है, हर चीज़ उड़ती जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो जब कौमों को समझ नहीं आ रही थी वो किस तरफ जा रहे, तो फिर जो आज बेवकूफ़ी सी क्रिएट हुई है, तो फिर ये आगे भी जाके यही होगा। अब ये देखें ना नैयर भाई, आज कितना आपने, तो मैंने भी बहुत काम किया, आपने अपनी ड्रामों की तादाद है वो हमसे भी शायद 10 गुना ज़्यादा होगी। लाजवाब, लिखने वाला तो 1-1.5 महीने लगता है, 1-1.5 महीने में आप 4 सीरियल पढ़ा देते हैं। तो मगर आप देखें कि ज़रा सा भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें मुआशरे की जो समाज है, समाजी रवैये हैं, उसमें लोगों की, मर्द या औरत की ज़िंदगी की बेहतरी के हवाले से कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, तो हम सबको याद रहता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी उसका इम्पैक्ट जो है बिल्कुल पड़ता है। तो आप जैसे अदाकारों को भी मैं समझता हूँ उसमें ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, नो डाउट। तो नैयर भाई कुछ सुना दीजिए। ये मैं अभी रियाज साहब का जिक्र हुआ, रियाज भाई ने इसकी कंपोजिशन और शायरी रियाज भाई की है, हाँ, और गाया सलामत साहब ने। मैं कशी में जरा खुमार तो हो, मैं कशी में जरा खुमार तो हो, जिंदगी में कहीं करार तो हो, मैं कशी में जरा खुमार तो हो, डूब जाऊं मैं तेरी आंखों में, पर मुझे इनका एतबार तो हो, जिंदगी में कहीं करार तो हो, मैं कशी में जरा खुमार तो हो। ये बड़े अच्छे से हूँ लबे मर्ग आजा पुरसिश को, दोस्तों में तेरा शुमार तो हो, मैं कशी में जरा खुमार तो हो।
क्या स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बस मौजूद हैं वन एंड ओनली नैयर एजाज साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा वसीम भाई, एक छोटी सी बात और, जो इस सीरियल का नाम लेना बहुत ज़रूरी था। एक मेगा सीरियल आपकी हमने की थी 20-25 साल पहले, तेरे इश्क में। जी जियो से चलती थी। हाँ जियो से, जिसमें जूही परमार और दिव्या दत्ता, सबा अमीर जी, हम लोग सारे थे बीच में। वो भी बड़ा खूबसूरत असद सब्जेक्ट था कि जी एक बंदा और एक औरत है, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो बीवी को बहन बना के मुख्तलिफ लड़कियों को घेर के फोर्जर होता है ना जी, हाँ शादी करता है और उसके बाद उसको उनको प्रेग्नेंट करके पैसे लेके भाग जाते हैं। सर वो बड़ा हाईएस्ट टीआरपी थी उसकी, बड़ा देखा गया वो ड्रामा। बहुत ज्यादा। एक बार मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को मोहब्बत से भर दूंगी। और आप देखें कि ये जो था ना, हम लोग क्या करते थे कि जो सब्जेक्ट्स हुआ करते, अब ये बुनियादी तौर पे ये बाकायदा गैंग्स होते हैं जो मुख्तलिफ पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रहे होते हैं। 6 महीने साल एक जगह जाके रहे, लोगों का एतबार कायम हो जाता है, बाद वक़्त लोग रिश्ते कर लेते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को कोशिश करते थे कि हाईलाइट किया जाए, और वो हो रही थी, होती हैं समय। आज भी देखो ना, हम लोग याद है चीज़ें। मुझे बड़ी खुशी है कि 25 साल बाद भी आपको याद है। सर आप हैं ही याद नहीं आपको ना जूही परमार की वजह से याद है, दिव्या दत्ता की वजह से मेरी वजह से याद है। इसका थीम सॉन्ग गुलजार साहब के लिखा हुआ था, तेरे इश्क में। बड़ा मजा, गा दूं? क्या कहने। असद साहब बहुत जबरदस्त, गुलजार साहब के लिखे हुए और विशाल भारद्वाज साहब की मौसीकी, और क्या बात है। तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, रात से गहरी कोयले से काली, रात कटे ना हिजरा वाली, तेरे इश्क में, हाय तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। क्या बात है। जियो जलता था और हसन ने बड़ी मेहनत की थी प्रोडक्शन के ऊपर। बहुत बेटा आगे चलिए, हमने तो इतना काम इकट्ठे किया है कि फिर इनको याद आता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कुछ और बात करें। सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या पूछना चाहती है। जी क्या पूछना चाहती है? नैयर साहब, आपने ओमपुरी साहब के साथ भी फिल्म में काम किया है, और सुना है उस फिल्म के बाद करीना कपूर के साथ भी आपको फिल्म में काम करने की ऑफर हुई थी। ये सबसे बड़ा झूठ है कि मैंने करीना कपूर के साथ मुझे फिल्म की ऑफर हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर करीना कपूर के साथ नहीं तो आलिया भट्ट के साथ तो ऑफर हुई होगी। ये बातें बस सिर्फ हौके ही है, कोई ऑफर आई नहीं। आई होती तो मैं कब का कर चुका होता। पाकिस्तान में भी, पड़ोस में, पूरी दुनिया में किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने की ख्वाहिश है आपकी? सर एक तो मेरी ख्वाहिश है जॉनी डेप के साथ, क्योंकि दी मार्लन ब्रांडो साहब तो अब दुनिया में नहीं है, और एक मेरिल स्ट्रीप के साथ काम करने की। क्या बात है। चार्लिस थेरन के साथ। वाह, वो तलवार शलवार घुमाना नहीं, वो जो रोल हो बहुत अच्छी आर्टिस्ट। मॉन्स्टर देखी सर? मॉन्स्टर में, मॉन्स्टर नहीं, एक उसकी फिल्म थी जिसमें वो लंबी मोटी औरत का रोल उसने किया और उसके हस्बैंड को मर्डर कर देते हैं। मॉन्स्टर है सर। क्या बात है सर। वाह, तो मर्डर होना चाहते हैं आप? मैं उनके हाथों हो जाऊं तो अभी तक आपने लेकिन किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम नहीं किया? नहीं सर, स्टिल वेटिंग। अच्छा। एक अभी हम लोग इंडियन प्रोड्यूसर था नेथन, उसकी एक फिल्म लक लग गई मैं करके आया हूँ। मैं और जावेद शेख साहब, फिरोज खान, हम लोग हैं।
वो मैं करके आया था पिछले फैब में लंदन में। मेरे पुत में भी किया था जी। हाँ, और चल मेरे पुत में मैं कास्ट हुआ था, लेकिन वो वीज़ा ना मिलने की वजह से फिर मैं ड्रॉप हुआ, तो बाकी आर्टिस्ट कराए। ओमपुरी साहब के साथ तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा उनके साथ सीन नहीं था। हाँ, वो तो बिल्कुल ही अलग ट्रैक था। वो एक अलग ट्रैक था, मेरा अलग ट्रैक। इकट्ठे दोनों का सीन होता तो स्पीकर फट जाने थे सारे। ये जो लीग थी ओमपुरी साहब की, अमरीश पुरी साहब की, और उसमें सबसे ज्यादा आप क्या समझते हैं कौन बारीक और बड़ा आर्टिस्ट है? यार अमरीश पुरी साहब ज्यादा है ना, वैरायटी बहुत है ना उनकी। क्या बात है। और फिर वो गर्दिश वर्दिश के बाद जो उन्होंने चेंज मारा है, फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। क्या पॉजिटिव कैरेक्टर भी कितनी उसके साथ करते थे। याद है गर्दिश का कैरेक्टर? हाँ सर, वो जो पुलिस वाला, हाँ, बाप बना है। क्या मैं तो वो उनका प्रियदर्शन जी का तो बड़ा, हाँ, प्रियदर्शन के तो जी सारे, तो क्या लाइटिंग, जो खूबसूरत लाइटिंग लेकर आया वो, साउंड भी सर, पूरी इंडियन इंडस्ट्री हिला दी। आज आप 25 साल बाद भी देखें तो प्रियदर्शन की जो फिल्म जिस तरह लिट हुई होती है बिल्कुल अलग से। विरासत जो है वो नजर विरासत होगी। फिर वो क्योंकि कमर्शियल डायरेक्टर है तो वो फिल्म को भी कमर्शियल की तरह खूबसूरत बनाते हैं। विरासत भी बुनियादी तौर पे तो एक तमिल फिल्म की वो थी ना, वो कमल हसन साहब ने लिखी थी और उन्होंने ही काम किया, वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, उन्होंने वो शिवाजी गणेश के साथ काम किया था। इवन ये जो गाना है बड़ा पॉपुलर, ये भी सेम धुन है। हाँ, उधरी से पायले चुनमुन चुनमुन। अब तो मद्रास तो वैसे ही ले दे गया। आप ऐसे इतनी रोमांटिक है, चुनमुन टाइप वाले? ले रुंझुन रुंझुन है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा क्योंकि सर अगर रोमांस नहीं है तो आपके काम में निखार भी नहीं आएगा। वाह वाह, ये याद है आपको? कितना मधुर है वाह ये मिलन। वाह जी, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या तब्बा परफॉर्म किया आपने। जी निगर साहब, आपने गब्बर सिंह की तरह बहुत से नेगेटिव किरदार अदा किए हैं, लेकिन क्या आपके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि सो जा बेटा नैयर आ जाएगा? इतना बुरा भी मैं नहीं हूँ कि बच्चे मुझसे डर जाएं। अच्छा, वो जो थप्पड़ वाला केस है वो वाकई ओरिजिनल केस था? हाँ, वो ओरिजिनल केस था। जब लाख बड़ा हिट हुआ था, मैं कालिदास बना था, तो वो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, वो आई और उसने आते साहब मुझे कहा जरा खड़े हो। मैं खड़ा हो गया, ठाक मुझे थप्पड़ मारा। मैं परेशान, मैं जी ना मैंने आपको देखा ना कुछ, ना मैंने छेड़ा, तो ये क्यों? कहती है 30 साल से मेरी शादी थी और मेरा शौहर इसी तरह शेव करता था बाथरूम में और हम दोनों बातें करते थे और वहीं मैं उनको चाय वाय देती थी। मैं इतनी डर गई कि उसके बाद मैं उनको उस तरह से उस दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं करती। मैंने कहा जी अच्छा। बाद में मैंने सोचा कि यार इतना इम्पैक्ट पड़ता है, वो पड़ा है तो आज तक लोग कहते हैं कालिदास कालिदास कालिदास। तो वो चीजें उस तरह से, मैं आपके साथ उस तरह से पेश नहीं आना चाहता जैसा कि मेरा स्टाइल है। लोगों से तमीज से बात करवाना भी जानता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ। आप अगर मेरा तो मानना ये है कि कोई भी काम आप जितनी शिद्दत से करते हैं उसका रिस्पॉन्स भी उसी शिद्दत से आता है। सर जंजालपुरा के गुरु का कम आप पे इम्पैक्ट है। ये देखे ना, अब मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं वो बंदे, तो उन्होंने मेरे लिए लिखा था मैन विद 1000 फेसेस। ये कोई मेरा इंटरव्यू नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, उसने लिखा था कि ये बंदा डिजर्व करता है कि इसको मैन विद 1000 फेसेस किए जाए। अब तो 25-30 हज़ार फेसेस हो गए। अब तो 25। अब देखें, मैं इस बात का भी खुद क्रेडिट हमेशा लेता हूँ और लेना भी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले दश्त में स्टैमर करके बोला था, बाबाजान मुझे तो पता नहीं है। फिर वो जब एमपीए बन जाता है तो उस वक्त भी उसका स्टैमर है लेकिन कम हो गया। बाबाजान आप गाँव वालों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये मत करें। ये उस वक्त 25-27 साल पहले मैंने कहा था और का किरण मेरे 15 साल बाद कहा गया था। मैं पहले कर चुका था। फिर उसी तरह मैंने, आपको लगता है कॉपी किया उन्होंने? नहीं, वो स्टैमर तो हरा होता ही है ना, यूज की बात है। मैं पहले कर गया, उसने बाद में कर दिया। उसकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। बाबाजान वो हमारे लिए खतरा बन रहा है। I love you, किरण। फिर अल्लाह आपका भला करे, मैंने ये किया था, आशुतोष राणा ने संघर्ष में किया, बाद में मैंने लाग में किया था पहले। सर आपको लगता है ये भी इत्तेफाक था या कॉपी था? नहीं, कॉपी नहीं होता ये कि आप किसी चीज को, किसी जेस्चर्स को आप पहले कर लेते हैं
तो वो कई उसके बाद वो दूसरे आदमी को अच्छा लग रहा था, वो भी ये आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बड़े एक आदमी वाली आर्टिस्ट वाली बात की, मगर ये तो बहुत स्पेसिफिक जेस्चर है। हाँ, बस उसको अच्छा लगा होगा, उसने यूज कर लिया। तो आपको लगता है कि कहीं देखा उन्होंने? हाँ, मैं पहले मैं समझता था कि नहीं, लेकिन जब ये किया तो फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ कहीं ना कहीं ये चला होगा और उन्होंने देखा है तो वो फिर कर दिया। मगर कभी आप तक पहुंची नहीं ये बात कि कोई किसी ने क्रेडिट दिया हो कि हाँ भाई ये नहीं, वो मतलब ये है सर, हम लोग हैं छोटी इंडस्ट्री, हमारा काम बहुत देर बाद रजिस्टर होता है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जहाँ एकदम रजिस्टर होता है। जी नैयर एजाज साहब, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, क्या आपने बाकायदा इनकी क्लासेस ली थी? वैसे इंडिया में प्रभुदेव और पाकिस्तान में आपका डांस बहुत मशहूर है। कितने जाम रहा है? मैं कहता हूँ कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लग रहा प्रभुदेव वाला मिलाता है। नहीं, मैं एक्चुअली होता ये है कि जब आप आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले रिदम का समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब ये गाने वाने सब देखता था तो मैं वो देख देख के डांस मुझे आना शुरू हो गया, रिदम का चूँकि सेंस थी तो उस वजह से मैं डांस करने लग पड़ा कि यार आगे जाके मैं भी कोई डांसर एक्टर थे, ये थे वो बना। लेकिन उन्होंने मेरे गाल च विलन पाता तो मैं की करता। कौन सा रक्कास आपको सबसे ज़्यादा पसंद है सब कॉन्टिनेंट में? या सब कॉन्टिनेंट में मतलब जो एक्सप्रेशन के साथ जो डांस करते वो गोविंदा। हाँ, उसका तो मजा ही कुछ और। हाँ, ऊपर गोरी का मकान, नीचे पान की दुकान, जब वो चौबारे से देखे हाय हाय उई उई, और जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान, हाय रे हाय रे हाय रे। क्या कह रहे थे गोविंदा साहब के? नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेपनाह यादों के साथ और बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी शरारतों के साथ, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, वन एंड ओनली नैयर एजाज साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नैयर एजाज साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं अपने वालिद साहब की इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि वो कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में जब भी किसी के सामने जाना है, तुम्हारी जेब में एक पैसा भी ना हो, लेकिन तुमने बिहेव ऐसा करना है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, वो तुम्हारे रवैये से वो तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देगा। मुझे अब रिग्रेट इस चीज़ का है कि काश वो जो मेरे पे इस तरह की जिम्मेदारियां पड़ गई, फैमिली को पालना पड़ गया, मसले मसाइल पड़ गए, मैं अपने माँ और बाप को हज नहीं करवा सकता। वो अमजद साहब की एक नज़्म है ना, सेल्फ मेड लोगों का अलमिया, उसका थीम यही है कि सेल्फ मेड लोगों को बाज़ औक़ात चीज़ें मिलती तो हैं मगर देर से मिलती, बहुत देर से मिलती हैं। और नज़्म में मिसरा है कि इस तरह मिलती है कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, टूट के मिल रही है। बिल्कुल किस्त असल जो इबारत हो पस नविश्त हो जाए। इनके सहन में सूरज देर से निकलते हैं, आखिरी गालिबन लाइन। हाँ, यही बस सर, सूरज देर वो से दुख रहता है कि जब माली आसूदगी आई तो वही नहीं है, वो लोग नहीं रहे। क्या कहती थी आपको वालदा प्यार से? प्यार से मुझे जाजी। जब रियाज साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त तो वालदा हयात होंगी आप, और आपकी क्या उम्र थी नहीं साहब उस वक्त? वालदा बिल्कुल हयात थी, वालिद साहब भी हयात थे उस वक्त। यार मैं टोटली यंग, मतलब यही कोई 25-26 साल का। अच्छा, 25। हाँ, मेरे वो ऐसा भाई था जिसने जिंदगी में हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी, और अल्लाह की तरफ से उस पर बड़ी रहमत थी। तो वो जब फौत हुए तो सारी जिम्मेदारी आ गई मेरे कंधों पे। मेरे कंधों पे आ गई तो जाहिर बात है, आदमी एकदम आपके कंधों में सारी जिम्मेदारी आ जाए। हम जो मिडिल क्लास के गरीब बच्चे होते हैं उनको छोटी छोटी बात में तरसना पड़ता, छोटी छोटी ख्वाब पूरे नहीं कर पाते आप। आपको ये होता है कि अच्छा मैंने ये पैसे कमाए तो यार ये इसमें मेरी इस बहन के लिए एक चीज़ आ जाएगी, उस बहन की आ जाएगी, मेरी माँ की चीज़ आ जाएगी, वालिद साहब की दवाई आ जाएगी। वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है इंसान। और फिर इस एक चीज़ ने मुझे मेरी राह बिल्कुल सीधी कर दी थी कि मैं भटका नहीं किसी भी चक्कर में, सीधा ही चलता रहा। और
जब अल्लाह ने मैंने पहला मकान लिया था वो मैंने अपनी माँ के नाम लिखा और अपनी माँ को ये ट्रिब्यूट दिया कि यार तेरी औलाद होने के नाते सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी ये छत, मेरी माँ मुझे कहती थी कि पुत्र जी तो कार लेगा तो जब घर लोगे तो उसका सहन ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने जो वेड़ा ज़रूर होना चाहिए था। तो जब मैंने सहन लिया तो वो वेड़ा था, फिर उसमें उनका एक तख्तपोश बनाया। अच्छा, हयात थी उस वक्त? हाँ, जब अच्छा, घर में। तो वो तो फिर बहुत खुश हुई होंगी उसको देख के। हाँ, जारी बात है यार, एक बेटा जो अपनी माँ को। तो आपकी बहुत सारी अचीवमेंट तो देखी, इसका मतलब है उन्होंने? हाँ, माँ ने बहुत सारी, शादी भी उन्होंने ही करवाई। अच्छा, हाँ, यस, आपने बताया। बीवी भी उन्होंने ही देखी, उन्होंने कहा पुत्र सारी जिंदगी खुश रहेंगे। तो आपकी आरजू और तमन्ना थी कि उनकी खिदमत करते, वो पूरी नहीं हुई, मगर बहुत कुछ उन्होंने फिर भी देखा। मैं समझता हूँ कि सिवाय हज के, हाँ ठीक, बाकी सब ख्वाहिशात मैंने पूरी की अपनी माँ की, हर ख्वाहिश। और हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? कि जब मेरे लिए उन्होंने लिखा गया मैन विद 1000 फेसेस। अच्छा, उस जुमले ने आपको बहुत खुशी दी? हाँ, मैंने कहा ले भाई मैं अचीव कर गया हूँ। तब मेरे लिए बड़ी मोमेंट थी, ये बड़े एजाज की बात है कि मेरे को इस काबिल समझा पूरे पाकिस्तान में कि उसने मेरे पे लिख दिया। तो और सबसे ज्यादा गमगीन लम्हा आपकी जिंदगी का? जब मेरा भाई फौत हो गया, रियाज साहब, उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था। और उस वक्त मैं हमेशा जब घर से निकलता था तो मैं अपनी माँ को कहता था अच्छा माँ मैं जा रहे हैं काम थे। तो मुझे काफ़ी गली के आधी गली तक मेरी माँ की दुआएं मेरे कान में आ रही होती थी और मैं चाहता था खुशी खुशी काम। जब मेरी माँ फौत हो गई और उसके बाद बाहर गाड़ी खड़ी है और मैंने इस्लामाबाद जाना था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैं पौड़ियाँ उतर के बाहर जाते हैं, लेकिन पौड़ियाँ उतर के इधर माँ जी का कमरा था ना, बेडरूम। तो मैं इस पोर्शन में आधे में आके खड़ा हो गया, मैं 35 मिनट हिल ही नहीं सका था वहां से। और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार हमेशा माँ की दुआएं होती है, आज जो तू जा रहा है तेरी माँ नहीं है तो क्या अब क्या बनेगा तेरा। तो फिर मेरा छोटा भाई वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है, उसने फिर मुझे पकड़ा और मुझे गाड़ी तक लेके गया। और मैं जब इस्लामाबाद तक भी मैं बिल्कुल एक ट्रांस में था कि यार कि ज़िंदगी में वो रिश्ते जो आपसे चले जाते हैं उनका अगर आपने ख्याल नहीं रखा या उनकी खिदमत नहीं की तो फिर ये आपको बहुत बड़े थपेड़े सारी ज़िंदगी पड़ते रहते अगर आप सेंसिटिव हैं। किस मौके पे वालदा आपको इस दुनिया से चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा याद आई? यार उस दिन बहुत ही शिद्दत के साथ वालदा याद है। अक्सर ऐसा होता है, वो ये था कि मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने वालिद साहब के साथ, माँ के साथ मैं इतना अटैच नहीं था, वालिद के साथ बहुत अटैच। तो होता ये था कि वालिद साहब सारे बहन भाइयों के कपड़े लाती थी, तो मेरे जो कपड़े होते थे तो मैं उनको हाथ भी नहीं लगाता था। मैं सिर्फ ऐसे अपने वालिद को देखता था, तो मेरे वालिद साहब तो जब रात होनी तो मेरे वालिद साहब मुझे ले जाते थे कपड़ों की दुकान में। मैं जाके एक सूट, माँ मेरे 3 सूट लाई है मुझे नहीं पसंद, एक सूट निकालता था मैं। वालिद साहब कहते अच्छी ये लेना है लेना। जूतों की दुकान में जाके जूते दिलाने, हाँ ये लेने। और इसी तरह मेरे बहन भाई बैठ के खाना खा रहे होते थे, तो भाई जब बोटियों से लड़ते थे मैं सारी बोटियाँ उनको देख के शोरबे से खा लेता था। तो मेरे वालिद साहब चुप करके फिर रात को चुप करके मुझे उंगली पकड़ के ले जाते थे। एक गली के नुक्कड़ पे हलवाई की दुकान थी, एक थोड़ा सा साइड पे थी, तो वो साइड वाली दुकान पे ले जाके गरम गरम दूध जलेबियाँ डाल के मुझे खिलाते थे। तो मेरी उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी, अम्मी के साथ नहीं थी। लेकिन जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए तो मैंने अपनी माँ का उस तरह ही केयर किया जिस तरह एक बच्चे को करनी चाहिए। लास्ट में मुझे वो लम्हा हमेशा नहीं भूलता कि मैं इनको हार्ट के डॉक्टर के पास ले जा रहा था, तो मेरी माँ ने कहा नहीं मेरा ब्रेन स्कैन भी करा, मेरी फलानी कर, मैनू इंज कर, मैनू ओंज कर। तो मैं डॉक्टर के पास जब लेके गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं घर पे नहीं होता तो छोटा भाई जज्बात में ना अम्मी को ओजड़ी खिला देते हैं, तो फिर इनको मसला चलता रहता है, तो क्या ओजड़ी खिलानी चाहिए। उन्होंने कहा यार खाने दो, कब तक खाएंगी। बस वो बात मेरे अंदर ऐसे गई, मैंने कहा यार ये क्या बात है भाई, ये क्या कहा है डॉक्टर साहब। फिर उनका ब्रेन स्कैन करा, मैं वो भी करा रहा हूँ, फिर वो कह रही ये भी करा। मतलब उन्होंने जो जो कहा वो कुदरत की तरफ से मैं
सारा करता रहा। और मेरी माँ ने मुझे सिर्फ एक दफ़ा कहा, कराची आपको पता है लाहौर में काम नहीं, कराची जा रहे आ रहे। तो मेरी माँ ने मुझे कहा, यार तू नहीं होंदा तो मैं डॉक्टर को ले जान च सुस्ती कर देने, ते तू होना तो मैंने फ़ौरन ले जाना। तो 1 साल मैंने कराची काम नहीं किया, जो काम आता था मैं छोड़ देता था। अच्छा यार मैं फिर कर लूँगा। और तो कुदरत खुदा की अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कहा अच्छा माँ इस्लामाबाद ही काम मैं जाके कर रहा हूँ, हूँ पैसे मुक गए ने, कार भी चलाना। तो हंस पड़ी, बोले यार तेनू रिस्क हमेश जा कर रहा। तो मैं चला गया करने। और वहाँ से जिस दिन मैं आ रहा हूँ तो मुझे आया कि माँ हॉस्पिटलाइज है। और ये मोमेंट मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। जुमे का दिन था, 1 हफ्ता हो गया था वो पड़ी हुई थी उसमें। तो मैं जब गया, हॉस्पिटल में थी या कोमा में थी? हॉस्पिटल में थी। लेकिन बातचीत कर रही थी? नहीं। अच्छा, बिल्कुल कोमा में थी? कोमा में थी, फेंट थी। आपकी उनकी आखिरी बात कोई नहीं हुई? कोई नहीं हुई। मैं आया, वो जुमे का दिन था, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं आया नमाज पढ़ के आके। जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि मेरी माँ ने इस तरह आँख खोली। तो उन्होंने कहा ऐसे किया, उतार दे। मैंने डॉक्टर कहा यार उतार दो। और सर ये इनका तो अभी, मैंने कहा भाई वो कह रही हैं तो उतार दो, कोई मसला नहीं, मैं बेटा हूँ, कोई बात। तो मुझे फिर ये एहसास है कि मैंने अपनी माँ के कान में पढ़ा। और वहाँ मेरी माँ, जब मैंने पढ़ लिया तो वो अल्लाह को प्यारी हो। तो ज़िंदगी में आज भी मुझे नहीं पता होता, बेशऊरी तौर पर मैं कोई भी काम होता है तो मेरे अंदर से मेरी माँ याद आती। मैं कहता माँ, शायद। कौन सी चीज़ नैयर भाई बचपन की जो रह गई, जिसका शिद्दत से आपको एहसास महरूमी रहता हो कि यार ये उस वक्त होना चाहिए था, ये खिलौना, ये चीज़ ये नहीं हो सकी उस मैं वक्त? CSS करना चाहता था, लेकिन वो CSS मैं नहीं कर सका इन हालात की वजह से। हाँ, मतलब जब आपको काम करना हो। लेकिन प्राइवेटली मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की। आज अगर आपको ये चॉइस मिले कि चलो भाई CSS कर लो, पास भी कर लो, और आज ज़िंदगी के इस मौके पे आप 22वें ग्रेड में हो या नैयर एजाज बनना हो, तो किसका इंतखाब करेंगे? नैयर एजाज, क्योंकि मैं प्योर मेहनत से बना हूँ। तो 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट को अब आप ज़्यादा अहमियत नहीं देते? लेकिन मैं 17 में था तो ब्यूरोक्रेसी का 9 साल मज़ा लिया है। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर वो थोड़ा सा लोगों को एटीट्यूड फील होता है कि यार है बड़ा ऐसा। तो वो 9 साल जो निकले नहीं, वो निकले नहीं, और कभी कभी अंदर ऐसे करके आ गए। तल्ख तरीन याद। एक सीरियल थी कोयटा में, चाकर आजम। मैं चूंकि जॉब करता था तो उसमें उन्होंने कहा यार ये विलन वाला आप रोल कर दो। मैंने कहा नहीं जी, आउटडोर मुझसे नहीं होती। तो मैं जॉब करता था तो मैं 4 बजे जाता था रिकॉर्डिंग पे। तो उसमें एक रोल था शेख का, जो चाकर का वालिद था। और मैंने उसमें 25 साल, 55 साल, 95 साल और 110 साल डबल, वो एक ही एपिसोड। इतनी वेरिएशन थी उसमें? इतनी वेरिएशन। मैंने कहा ये वाला मुझे दे दो, मैं आगे मैं कर दिया करूँ। लेकिन जब वो 105 वाला था, उसमें मैंने मैनरिज्म ये बनाया था कि वो बैठता ही ऐसे है जैसे शेर है। यंग 25 साल में भी वो इस तरह बैठता है। ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये समझ रहे हैं क्या ऐसे है। फिर वो 55 साल में आया, ये जो कर रहे हैं ये जो समझ रहे हैं ये सब ऐसे ही है। फिर वो 98 में आया, ये जो सब कर रहे हैं ये समझ रहे हैं ये सब ऐसे ही है। फिर वो 105 में आया, ये जो सब समझ रहे हैं ये कर रहे हैं सब ऐसे ही है। वो इस तरह मैंने उसको बनाया था। तो वो हमारे नाम नहीं लेना, वो बेचारे फौत हो गए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यार या इसको रखो या मुझे रखो। उन्होंने कहा यार ये तो एक एपिसोड का कैरेक्टर है। बोले नहीं, इसको रखो या मुझे रखो। तो फिर मैंने जाके क्विट किया और मैंने अल्लाह ताला से ये फिर दुआ की। वो तकलीफ हुई आपको बहुत उसके छोड़ने की? मतलब लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ। अच्छा। कि यार ये मतलब मुझे आगे बढ़ने नहीं देने के लिए ये सब है या ये क्या है। लेकिन मैंने जब कोयटा टीवी से घर जो था वो 7.5-8 मिनट के फासले पे था। तो मैं वॉक करता जा रहा था। तो मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने कहा यार अगर मुझे आपने किसी भी मकाम पे पहुंचाया, मैं किसी के साथ ये काम नहीं करूँगा। यही सीखने वाली बात है। मैं ये अमल मेरे लिए सबसे बुरा है। सबसे ज़्यादा
गमगीन लम्हा नैयर एजाज का? सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा मेरे भाई की बहुत अर्ली एज में जो डेथ थी ना, रियाज साहब की, वो डेथ मैं आज भी नहीं भूल पाता। मैं इस तरह से था कि मैं अपने भाई के कपड़े इस्त्री करता था, उसके बूट पॉलिश करता था, मैं उसको घर से ही अपनी तरफ से एक सुपरस्टार बना के भेजता था। आपको मोहब्बत भी थी इसका मतलब? बहुत ज़्यादा था उससे। एक तो भाई से होती है, बट अदरवाइज भी जैसे बहुत ज़्यादा उसके साथ थी। वो उसी से सब कुछ सीखा कि यार दूसरों का ख्याल कैसे रखना है और घर फैमिली के साथ कैसे चलना। तो जब वो आज भी जब कभी कभार वो जो होता है ना, तो बस फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। मेमोरेबल मोमेंट नैयर एजाज साहब की जिंदगी? जब दिव्या दत्ता जी के साथ काम कर रहे थे ना, तो वो हमारा तेरे इश्क में जो था, तेरे इश्क में, तो उन्होंने सब कहा था कि यार आप यहाँ के एक्टर नहीं है, आपको तो वहाँ होना चाहिए। अच्छा, देविया ने आपसे कहा? देविया ने। और वो तो चले आपके मेमोरेबल मोमेंट का हम भी हिस्सा हैं, इसका मतलब? हाँ सर, आप ही तो क्यों नहीं। नबील से आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है? हाँ, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में वो वाहिद आदमी है जिसके साथ मैं अपने दिल की सारी बातें करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा भाई है, मैं उससे अपने दुख सुख शेयर करता हूँ। नबील को आपकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा नापसंद है? यार ये मुझे अभी नहीं पता नबील कौन सी नबील आएगा बताएगा। हाँ, ये नबील बताएगा तो वो मेरी कौन सी आदत नापसंद है। और बेगम साहबा को कौन सी आदत आपकी नापसंद है, जो कहती हो कि भाई, आपको क्या कहती है? नैयर जी कहती है, नैयर साहब कहती है, नैयर कहती है? नैयर जी। वाह। यार मैं ना उसको तंग करने के लिए बच्चों की तरह, मिसाल है, मैं ऐसे निवाला लूंगा, उसमें से थोड़ा सा अंडा फेंक दूंगा या कोई चीज करूंगा तो वो ऐसे कर दूंगा, बस वो फिर उस पर चिड़ेगी कि बच्चा मेरे मथे पाता है, ये वो। अच्छा। तो वो फुल मेरी खिंचाई करती, मैं यार वो हो गया, और मैंने की ये मेरी आदत है यार। ये जो की के बाद लंबा पॉज लिया, इसमें क्या कहती हैं वो? ना बताने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुझसे सीनियर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए नैयर एजाज साहब, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। वसी भाई, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसे लगता है कि हमने एक बहुत पढ़ा लिखा इंटरव्यू किया है, जो और एक इतना मुश्किल शायर जिसकी शायरी पूरी दुनिया में धूम है, उसके लफाज, उसके खूबसूरती, और वो जिस तरह से उन्होंने मुझे इम्तहान में डाला है, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। शुक्रिया अल्लाह का, आपके साथ बड़ा मज़ा आया। ये ऑनेस्टली सच्ची बात है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और लाज बात है कि इंटरव्यू जो है वो तो अपने गेस्ट की वजह से पहचाना जाता है, ये भी आप ही की वजह से पहचाना जाएगा। थैंक यू सो मच। तो क्रेडिट गोज टू यू सर, थैंक यू सो मच। और अदाकार बड़े बाकमाल हमारे साथ थे। तो एक पुरानी गज़ल का एक शेर मुझे याद आ गया, और तरह से उसमें एक जिक्र आया है, मेरी महफिल था मेरी खलवत जां था क्या था। मेरी महफिल था मेरी खलवत जां था क्या था। वो अजब शख्स था, एक राज़े नेहा था क्या था। बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, बाल खोले हुए फिरती थी हसीनाएं कुछ, वसल था या कि जुदाई का समा था क्या था। और तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, तुम जिसे मरकजी किरदार समझ बैठे हो, वो फसाने में अगर था तो कहाँ था क्या था। हाय 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 भाभी, लो। भाभी का जिक्र आया तो एक शेर और सुनते चलिए। देखिए ना, कमर में बड़ी। हाय उस शौक के खुल पाए ना असरार कभी। हाय उस शौक के खुल पाए ना असरार कभी, जाने वो शख्स यकीन था कि गुमा था क्या था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।